ऊपर से लिखा है विमेन शेपिंग अगेंस्ट द कन्फाइंस ऑफ देयर रोल्स और वाइव्स एज मदर्स, मतलब उनके जो वाइव्स और मदर्स के रोल हैं उसी में वो घिसती रहती हैं, ये उनका आइडिया है। ये सिविल राइट मूवमेंट से इंस्पायर्ड था क्योंकि वियतनाम वॉर चल रही थी अमेरिका में, और सेकेंड वेव फेमिनिस्ट जो है उन्होंने कहा कि ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स जो हैं समाज में, जो महिलाओं के लिए एक बना दिया गया कि आप घर पे रहो, बच्चों का ख्याल, ये सब, ये इनको हमें चैलेंज करना चाहिए। अपनी जो ग्लोरिफिकेशन है एज मदर एज वाइफ, उसको हमें चैलेंज करना चाहिए कि हमें और भी काम हम कर सकते हैं। तो ये वो सोसाइटी में उसको एंड करना चाहते थे, सेक्सिज्म यानी कि भेदभाव ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ये एक लिबरल मूवमेंट थी और ऑल्सो इट एम्ड एट वीमेन क्लेमिंग देयर ओन बॉडी, कि हमें अपने शरीर पर अधिकार होना चाहिए, हमें खुद ये डिसीजन लेने का हक होना चाहिए कि व्हाट डू वी वांट टू डू विद आवर बॉडी, रिप्रोडक्शन स्पेशली, अबॉर्शन राइट होने चाहिए, अपनी बॉडी पे हम बच्चे पैदा करना चाहते हैं या नहीं, ये हमारा राइट होना चाहिए। इनफैक्ट सेकेंड वेव को काफ़ी रेडिकल माना जाता है इन नेचर। दीज थियोरिस्ट ऑफ सेकेंड वेव दे वांटेड विमेन टू स्टॉप गेटिंग मैरिड, स्टॉप बेयरिंग चिल्ड्रन। वो चाहते थे कि शादी ना करें, बच्चे ना हो, और अपनी बॉडी को क्लेम करो, अपने शरीर को पे खुद का अधिकार रखो, क्योंकि ये तुम्हारे शरीर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। कौन? मैन। एंड इट वॉज बेसिकली अ बैटल, एंटी मैन था, नफरत करते थे वो पुरुषों से, और इस तरह की वो बातें करते थे, काफ़ी रेडिकल ये मानी जाती है। और सिमोन डी बुवा की किताब है द सेकंड सेक्स, यहाँ मैंने लिखा है उसके बारे में। द सेकंड सेक्स, उसमें उन्होंने लिखा है अ वुमन इज़ नॉट वुमन बट शी व्हेन शी इज़ बॉर्न शी इज़ नॉट अ वुमन बट शी बिकम्स वन। वो होती नहीं है जब पैदा होती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जेंडर स्टीरियोटाइपिंग पे बात की कि जब हम पैदा होते हैं तो कोई वुमन या मैन वाला नहीं होता, हमें बना दिया जाता है बाद में। हाउ? बाय डिफाइनिंग द रोल्स, कि आपका काम ये है, आपको घर में रहना है, आपको बच्चे पैदा करने हैं, आपका शरीर इसलिए बना है, और आप फिर वो हमें वुमन बना देते हैं, ऐसे हम इसके लिए पैदा हुए नहीं हैं। शी क्लेम दैट। और फेमिनिन मिस्टेक में भी जैसा मैंने बात की, बेटी फ्रीडन ने इस तरह का प्रॉब्लमटाइज द होल नोशन ऑफ आइडियल वुमेनहुड, कि एक आदर्श महिलावाद क्या होता है। आदर्श महिला वही है जो शादी करके अपने घर में रहती है और शी बेयर्स चिल्ड्रन एंड शी प्रोजेनी को आगे बढ़ाती है, यही आदर्श महिला है। इसको उन्होंने चैलेंज किया दोनों ने मिलकर। कौन दो नाम है? सिमोन डी बुआ, मैं यहाँ लिखना भूल गई, पर वो आप देखेंगे आपको मिल जाएगा। सेकंड सेक्स किताब का नाम है, उसकी राइटर थी, एंड बेटी फ्रीडन हु रोट फेमिनिन मिस्टेक। देन फीमेल बॉडीज वर कमोडिफाइड एज रिप्रोड्यूसिंग मशीन। उन्होंने ये कहा कि आपकी बॉडी को कमोडिफाई किया जा रहा है, एक कमोडिटी की तरह यूज़ किया जा रहा है, आपको उसको पहचानना है, इसको रोकना है। अनपेड केयर वर्क की बात की, कि जो हम काम करते हैं ना घर में, उसके लिए हमें पैसा नहीं मिलता। और अगर इसको हम इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो इकोनॉमी पे बड़े रैमिफिकेशंस हैं। हम इतना काम करते हैं कि इकोनॉमीज जो ऑफ द वर्ल्ड हैं वो ऊपर नीचे हो सकती हैं। हमारे जो अनपेड केयर वर्क है, उन्होंने इस पर भी बात की कि आपको, उन्होंने महिलाओं को बेसिकली कहा कि इस बात को पहचानो कि तुम बिना पैसे लिए कितना काम कर रहे हो, एंड यू हैव टू चैलेंज दीज नोशंस, ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। मैरिटल रेप पर डिस्कशन हुआ कि शादी के विद इन मैरिज जो रेप्स हैं या विदाउट कंसेंट, जो आपकी बॉडी पे दूसरा अधिकार जमाया जा रहा है, एंड यू आर एक्सेप्टिंग इट एज अ नॉर्म ऑफ मैरिज, आप इसको मान रहे हो कि हाँ, मतलब माई हस्बैंड हैज़ अ राइट ऑन माई बॉडी और माई पार्टनर हैज़ अ राइट ऑन माई बॉडी बिकॉज आई एम मैरिड, यू हैव टू चैलेंज दैट। आपको इसको चैलेंज करना है। मैरिटल रेप की बात सबसे पहले सेकेंड वेव फेमिनिज्म में हुई। अब देखिए आजकल भी होता है, आप कोर्ट की जो अलग अलग, मद्रास हाई कोर्ट की शायद कुछ दिन पहले एक जजमेंट आई है, तो उसमें कुछ अलग अलग तरह की डिसीजन आते रहते हैं, इस पर अभी भी बात होती। दे स्पोक अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, कि डोमेस्टिक वायलेंस को वायलेंस नहीं माना जाता था। मतलब महिलाओं को लगता था ये तो गिवन है, हमारी शादी हुई है इसलिए हस्बैंड या घर के लोगों की तरफ से जो वायलेंस हो रहा है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, बट दे आस्क्ड विमेन टू चैलेंज इट। इसके गेन्स क्या हुए सेकेंड वेव के, कि विमेन स्टडीज़ एक फील्ड बन के उभरा, इसके बारे में पढ़ा जाने लगा। इट बिकेम अ डिसिप्लिन इन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, एंड सेक्स वॉर्स ये एक बैटल में परिवर्तित हो गया, कि लड़ाई जो है ना, इट वॉज अ बाइनरी, मेल वर्सेस फीमेल, मैन वर्सेस वुमेन, इस तरह का था। ये काफ़ी रेडिकल था। दे यूज्ड टू होल्ड मूवमेंट्स टू बर्न देयर ब्रास, कि ये जला देंगे, हमें नहीं पहननी चाहिए, हम क्यों करें, इस तरह का था। बर्निंग ब्रा फेमिनिज्म भी बोलते हैं इसको, सेकेंड वेव, कि ना हमें और अपनी अबॉर्शन का राइट होना चाहिए, इस तरह काफ़ी रेडिकल था। शादी मत करो, पार्टनर्स थे पर उनसे मतलब उनसे इस तरह की चीज़ें वो कहते थे, ओन योर सेल्फ, ओन योर बॉडी। अब इसमें एक तरह का कॉन्ट्राडिक्शन भी था। कुछ मदरहुड को ग्लोरीफाई करते थे कि ये तो अच्छी चीज़ है, नेचर का गिफ्ट है हमें कि हम बच्चे पैदा कर सकते हैं, ये तो हमारी एक बहुत बड़ी वो है, ये तो पुरुषों के पास है ही नहीं, बल्कि इसको हमें यूज़ करना चाहिए इस तरह से।
सम यूज्ड टू से कि हमें करना ही नहीं चाहिए, तो देयर वाज सम काइंड ऑफ क्लैश आल्सो. सो दिस वाज सेकंड वेव, क्योंकि वो लोग सोचते थे कि इससे तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन होता है, तुम बच्चे पैदा करने की मशीन बन गए हो. सो दैट इज व्हाट दे यूज्ड टू फील. फॉलआउट्स क्या थे? इट वाज नॉट अगेन लाइक द फर्स्ट वेव, दिस वेव वाज आल्सो नॉट इंक्लूसिव. दिस वाज आल्सो लिमिटेड टू द अपर क्लास वुमेन. ये भी इंक्लूसिव नहीं थे. और एक और चीज़ भी थी इसमें, इट कंसिडर्ड फेमिनिज्म एज हेट्रोसेक्सुअल. हेट्रोसेक्सुअल मतलब कि ओनली नॉर्मल सेक्सुअलिटी जिनकी है, जो उन्हीं को माना गया. होमोसेक्सुअल क्या होता है? देयर वर लेस्बियंस ऑल्सो. उनके इंटरेस्ट को इन्होंने शामिल अपने में नहीं किया. देयर वर लेस्बियंस हु ऑल्सो हेटेड मैन. वो भी आदमियों से, पुरुषों से नफरत करते थे, बट इस मूवमेंट में भी उनको इंक्लूड नहीं किया गया. हेट्रोसेक्सुअलिटी मतलब ओनली वन काइंड ऑफ सेक्सुअलिटी, नॉट द अदर काइंड. सो दे डिड नॉट कीप दैट इनटू द लूप, द सेकंड टाइप ऑफ सेक्सुअलिटी. ये भी एक वाइट वुमेन मूवमेंट थी, इलीट क्लास तक ही रह गई, आगे नहीं बढ़ी. 1960s में ब्लैक वुमेन वर स्टेरिलाइज्ड विदाउट देयर नॉलेज. इनफैक्ट ये एक घटना है जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. 60s में ब्लैक वुमेन को उनकी नॉलेज के बिना स्टेरिलाइज किया जाता था टू कंट्रोल पॉपुलेशन. दे डिड नॉट इवन नो दिस टाइप ऑफ थिंग हैपेंड. और ये CESA जो है ना, शिकागो कमिटी ऑन एंडिंग स्टेरिलाइजेशन अब्यूज़, इसका फुल फॉर्म है. दिस वाज एस्टैब्लिश्ड टू स्टॉप दिस काइंड ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड गिव देम रिप्रोडक्टिव फ्रीडम. ये मैंने क्यों शामिल किया यहाँ पे, ताकि आपको पता चले व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन वाइट एंड ब्लैक वुमेन विद इन द पर्व्यू ऑफ फेमिनिज्म. देयर वर टू सेक्शंस. तो ब्लैक वुमेन को तो हम शामिल ही नहीं कर रहे हैं, उनकी तो स्टेरिलाइजेशन ज़बरदस्ती हो रही है. हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि अपनी बॉडीज़ को ओन करो, यू हैव टू हैव कंट्रोल ऑन योर बॉडी. दूसरी तरफ हम जो रंग भेद है, यानी कि काले और जो ब्लैक कलर्ड वुमेन थी, उनको हम ज़बरदस्ती स्टेरिलाइज कर रहे थे क्योंकि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करनी थी. इट वॉज नॉट हैपनिंग विद वाइट वुमेन. सो देयर वाज अ कमिटी विच वाज सेटअप. ये CESA उसी का नाम है, इसको रोकने के लिए. तो ये शिकागो कमिटी फॉर एंडिंग स्टेरिलाइजेशन अब्यूज़, इसको नाम दिया गया. वाइट वुमेन, अच्छा इसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन क्या था वाइट और ब्लैक्स के बीच में. अब वाइट वुमेन इस बात के लिए लड़ रही है कि हमें घर से बाहर जाना है, काम करना है, हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, सेम वेजेस मिलनी चाहिए. उधर ब्लैक वुमेन, क्योंकि वो तो स्लेवरी के अंडर इतने सालों से थी, तो वो ओवरवर्कड थी. उनका ऑलरेडी इतना काम था कि उनको काम कम करने के लिए लड़ाई करनी चाहिए थी. इनका ये एक आयरनी थी यहाँ पे, जो हम इग्नोर कर रहे थे. So the second wave also, although very radical in nature, but ignored the interests and concerns of the other sections of women, like lower section or colored women, especially in context of America. क्योंकि अमेरिका में दो तरह की क्लासेस थी, ब्लैक्स एंड वाइट. तो ये एक आपको एक कॉन्ट्राडिक्शन भी समझना चाहिए कि जो अश्वेत महिलाएं थी, उनके साथ अलग ही तरह के अत्याचार हो रहे थे, उनके बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की. इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि हमें तो काम कम करना चाहिए, हमें तो इतना काम है. देवर ओवरवर्क्ड. उनको मेड्स की तरह, नर्सेज की तरह, सब तरह से केयर वर्क की तरह यूज़ किया जाता था. और वाइट वुमेन की लड़ाई ये थी कि हमें काम करना है. इसी वेव के दौरान गाइनोक्रिटिक्स करके एक शब्द, एक टर्म इनोवेट हुई, ईजाद हुई, जिसका मतलब ये था लैंग्वेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इस पर काफ़ी बात होती है कि इन्होंने क्या किया कि लैंग्वेज को देखना शुरू किया. जो राइटर्स थे कि जो भाषा है ना, महिलाओं को, इन राइटर्स ने क्या, गाइनोक्रिटिक्स ने क्या कहा कि जो महिलाएं जो लिखती हैं, उन्हें अपनी खुद की भाषा बनानी चाहिए. क्योंकि उनको लगता था कि जो भाषा, क्योंकि ज़्यादातर लेखक या आर्ट वर्ल्ड में जो डोमिनेट कर रहे थे स्पेस में, वो मेल्स थे. तो उनको लगता था मेल्स ने क्या किया है, सबने मिलकर एक ऐसा एस्थेटिक बनाया है, एक ऐसा एस्थेटिक आइडियल बनाया है जो हमारी आर्ट को उभरने नहीं देता. दे हैव अ स्पेशल काइंड ऑफ लैंग्वेज, दे हैव सेट सम काइंड ऑफ स्टैंडर्ड, जिसकी वजह से ये एक कोट है, वुमेन राइटर्स मस्ट किल द एस्थेटिक आइडियल. एस्थेटिक मतलब जो देखने और उसमें लिखने विखने में जो हम बना लेते हैं अपना एक सुंदर लगता है, अच्छा लगने वाली एक चीज़, जो आदर्श बना लिया हमने, वो आदर्श वो है जो पुरुषों ने बनाया है. और उसकी वजह से महिलाएं जो लेखक हैं या आर्टिस्ट हैं, दे हैव बीन किल्ड इन आर्ट. उनको दबाया जाता है. सो दे थॉट दैट हमें क्या करना है, हमें अपना खुद का एक स्टाइल बनाना है, लेखन स्टाइल, हमारी खुद की लैंग्वेज डेवलप करनी चाहिए जो एक अलग तरह की हो, जो हम जिसमें खुद की आर्ट और कैपेबिलिटीज़ राइटिंग को क्लेम कर सकें. ईलेन शोवाल्टर एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है जो इस मूवमेंट की सेंटर में थी. उन्होंने किताबें लिखी, लिटरेचर ऑफ देयर ओन, दैट वी शुड इन्वेंट लिटरेचर ऑफ आवर ओन, अपने तरीके का. मैड वुमन इन द एटिक भी उन्हीं की किताब है इसी थीम पर.
ए क्रीचर फेमिनिन, आपको ये 2 टर्म्स यहाँ पे याद रखनी। तो गायनोक्रिटिक्स, दोज हु लुक्ड एट लैंग्वेज ऑफ वुमेन राइटर्स इन अ डिफरेंट वे। ए क्रीचर फेमिनिन उसी से जुड़ी हुई टर्म है जो फ्रांस में आई। फ्रेंच फेमिनिस्ट थ्योरिस्ट मूवमेंट थी, इसी से इंस्पायर्ड, अभी साथ साथ चल रहे थे यूरोप एंड अमेरिका। उन्होंने कहा कि फेमिनिस्ट राइटिंग, इसका मीनिंग होता है फेमिनिस्ट राइटिंग, इट वाज क्रिएटेड बाय दिस फेमिनिस्ट फ्रेंच राइटर हेलेन सिक्सू। हेलेन सिक्सू नाम की एक राइटर थी, ये नाम है। उन्होंने एक ऐसी लैंग्वेज बनाने की इच्छा की, विश किया कि ऐसा हम करें विच अलाउड वुमेन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। अपनी खुद का एक स्टाइल होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, वो जो आज तक लिखा जा रहा है पुरुषों के द्वारा उससे अलग होना चाहिए। तो ए क्रीचर फेमिनिन और गायनोक्रिटिक्स, ये सेकेंड वेव की कुछ और जुड़े हुए टर्म्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं और आते हैं और काफ़ी पॉपुलर हैं। और उन्होंने कहा कि हम जैसे अपनी बॉडीज़ की ओनरशिप लेने की उन्होंने बात की, ऐसे उन्होंने कहा कि अपनी लैंग्वेज की भी ओनरशिप लो, हमारी भाषा अलग होनी चाहिए। ठीक है, अब वो क्यों होनी चाहिए थोड़ा सा आप और मैं इस बारे में थोड़ा सा एक और डेल्व करेंगे। सिगमंड फ्रॉयड, अगर आपने सुना है नाम, और लकान, दोनों साइको एनालिसिस के बड़े फेमस थ्योरिस्ट रहे हैं बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, राइट। सिगमंड फ्रॉयड और लकान दोनों ही साइको एनालिसिस के थ्योरिस्ट हैं। तो दोनों ने एक टर्म उन्होंने एक जगह लिखा है कि एक तो है पीनिस एनवी और एक है फेलोसेंट्रिक। तो ये दोनों जो साइको एनालिस्ट थे, इनका ये विचार था कि महिलाओं के अंदर ना एक कॉम्प्लेक्स रहता है, दे आर ऑलवेज सफरिंग फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स, एक तरह की हीन भावना है उनमें। ठीक है, वो क्या हीन भावना है कि उनके पास पीनिस नहीं है, फैलस नहीं है, PHALLUS, फैलस मीन्स जो मेल ऑर्गन होता है, राइट। उन्होंने ये कहा कि आप ना क्योंकि महिलाओं के पास ये नहीं है इसलिए वो ना कॉम्प्लेक्स में रहती हैं, जेलस होती है, एनवी होती है उनको। और उन्होंने इस साइको एनालिसिस से जोड़ के इसको क्या नाम दिया, फैलोसेंट्रिक अप्रोच। और उन्होंने फैलस को क्या माना, पेन का सिंबल। The male organ was considered a symbol of the pen. So they said that women, because they don't have that male organ, they can't write as well as males. तो इसको कहा गया फैलोसेंट्रिक अप्रोच। कितनी इससे ज़्यादा सिली, मतलब मुझे लगता है कोई अप्रोच थॉट हो नहीं सकती कि उनमें एक हीन भावना है, जेलसी है, बिकॉज उन्होंने फैलस को एक पेन का सिंबल माना। इसके अगेंस्ट उन्होंने महिलाओं ने क्रीचर फेमिनिन और गायनोक्रिटिक्स का थॉट था कि वी शुड डेवलप आवर ओन लैंग्वेज। और ये एक साथ टसल चल रही थी दैट साइको एनालिस्ट बिलीव दैट दे आर जेलस, दे आर एनवियस, दे हैव दिस कॉम्प्लेक्स, शैलो कॉम्प्लेक्स, दे कांट राइट एज वेल एज मेन डू। तो जो आपकी हेलेन सिक्सू है, उन्होंने कहा कि हमें अपने आप को जो पैटर्निटी का जो बर्डन है उससे ख़त्म करना चाहिए, ऑफ करना चाहिए, उसको उतारना चाहिए, और हमें एक ऐसा डिफरेंट राइटिंग स्टाइल अपनाना चाहिए जिसको हम ए क्रीचर फेमिनिन के नाम से जानेंगे, जो महिलाओं के द्वारा डेवलप किया गया स्टाइल होगा। आपको पता है, अब जैसे कुछ राइटर्स थी 18th सेंचुरी में जो महिलाओं से एक पर्टिकुलर तरह की लैंग्वेज एक्सपेक्ट की जाती थी, इवन व्हेन दे रोट फिक्शन। अगर वो कुछ लिखते भी थे तो उनसे, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा नॉवल राइटर थी नहीं, तो जॉर्ज एलियट एक नाम है, आपने सुना होगा अगर पढ़ते हैं अगर आप, तो जॉर्ज एलियट एक क्लासिक्स के टाइम पे इंग्लैंड में लिखा जा रहा था, तो शी इज़ अ नेम, शी चेंज हर नेम टू जॉर्ज एलियट। उनका असली नाम कुछ और था। वाई? बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू कम अक्रॉस एज वुमन, कि मेरी किताबें कोई पढ़ेगा ही नहीं अगर मेरा नाम असली नाम से लिखूँ। तो जॉर्ज सुनने में मेल जैसा लगता है ना, तो उन्होंने नाम बदल के लिखा, और उनकी किताबों को कोई गेस नहीं कर पाया कि फीमेल ऐसी किताबें लिख सकती हैं। ठीक है, आप उसके बारे में पढ़िएगा थोड़ा सा, थोड़ा सा इससे अलग है इसलिए, बट दिस ब्रॉट मी टू दैट, जॉर्ज एलियट और उनकी किताबें। तो वो छुप कर, मतलब अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर लिखते थे। तो इन्होंने कहा हम अपना खुद का स्टाइल बनाएं। एक और राइटर है लूस आइग्रे, वो भी फ्रेंड्स हेलेन सिक्सू के साथ उनका नाम लिया जाता है। शी ऑल्सो यूजेस साइको एनालिसिस एंड शी गिव्स इट अ टर्म माइमेसिस। माइमेसिस एक टर्म है जो लूस आइग्रे ने दिया कि हम अपना जो स्टाइल बनाएंगे, जिसको वो ए क्रीचर फेमिनिन कह रही हैं हेलेन सिक्सू, उसी को इन्होंने माइमेसिस का नाम दिया कि अपना खुद का स्टाइल बनाओ, अपनी खुद की लैंग्वेज बनाओ और अलग तरीके से लिखो। ठीक है, और उन्होंने कहा कि जो हमारे बारे में नेगेटिव व्यूज़ है ना, कि हमारे पास फैलस नहीं है, या हम इसलिए नहीं लिख पाते, या हमें जेलसी है, वो तभी एक्सप्लोर होगा, ख़त्म होगा जब हम और एक्सप्लोर करेंगे, ना कि उसको इग्नोर करेंगे। सो दे अर्ज्ड विमेन टू कम फॉरवर्ड एंड नॉट इग्नोर दिस, रादर वर्क ऑन दिस एंड एक्सप्लोर दिस। दिस वॉज सेकेंड वेव। क्लियर? सेकेंड वेव बहुत ज़्यादा हैवी है क्या हो रहा है? क्वेश्चंस हैं तो हाँ, आप पूछ सकते हो अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो। एनी क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव या
थर्ड वेव पे आते हैं। थर्ड वेव थोड़ा सा कॉन्टेम्प्रेरी है, अभी का है कुछ, मतलब आप देखो उसके बाद जो आया थर्ड वेव काफ़ी, इनफैक्ट देयर वाज अ ब्रेक, वो 60s वाला जो है वो चलता रहा और काफ़ी टाइम तक वैसे ही मूवमेंट्स चलती रही दुनिया में। दिस इज़ मोर ऑफ अ क्लोज काइंड ऑफ विच वी कैन रिलेट टू मूवमेंट। इसमें क्या हुआ, पॉलिटिकल और एकेडमिक रेलम पर बात होने लगी थर्ड वेव, और थर्ड वेव जो था वो इंटरसेक्शनल है। अभी तक क्या हो रहा था कि इट वाज एक्सक्लूसिव, कि वाइट वुमेन, अपर क्लास वुमेन, एलिट वुमेन तक लिमिटेड था। थर्ड वेव में हम इंटरसेक्शनैलिटी पे आते हैं। इंटरसेक्शनैलिटी क्या है, इट गोज़ बियॉन्ड वन पर्टिकुलर क्लास और जेंडर, इसमें बहुत कुछ है, रेस, आपका कलर, क्लास, एजुकेशन, एज, सब कुछ आ जाता है इसमें। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अभी हम बात करेंगे इंडिया की फेमिनिज्म की, उसमें इंटरसेक्शनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ काला गोरा नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ कास्ट है, क्लास है, हमारे यहाँ दलित हैं, फिर हमारे यहाँ ऊपर उच्च वर्ग के लोग हैं। तो इस तरह से इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब अक्रॉस एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, चाहे वो रंग हो, चाहे कलर हो, चाहे वो एज हो, चाहे एजुकेशन हो, वुमेन अलग अलग तरह की। तो रेस, एथनिसिटी, कल्चर, एज, सेक्सुअलिटी, बियॉन्ड एवरीथिंग। ब्लूएस्ट आई करके किताब है, टॉनी मॉरिसन एक राइटर है, अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैक राइटर है, उन्होंने लिखी। उसमें उन्होंने 3 तरह के मार्जिनलाइजेशन की बात की, कि एक तो महिला इसलिए मार्जिनलाइज्ड है क्योंकि वो महिला है, एक दूसरा रीज़न क्या है, अगर वो ब्लैक महिला है, तो 2 हो गए रीज़न, और तीसरा अगर वो गरीब भी है तो सोशियो इकोनॉमिक रीज़न भी आ गया। दिस इज़ कॉल्ड इंटरसेक्शनैलिटी, कि आप सिर्फ एक ही तरह की बात ना करें। हम एक तो पुरुष देखिए, जो ब्लैक पुरुष भी है वो मार्जिनलाइज्ड है, वाइट्स और उनमें गैप है, बट वो एक ही वन फोल्ड है। विमेन के साथ इट वॉज डबल, वन बिकॉज दे वर विमेन एंड सेकेंड बिकॉज दे वर ब्लैक, एंड इफ दे आर पुअर ऑल्सो तो तीसरा भी हो गया। ठीक है, तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की भी बात है। थर्ड वेव का जो कॉइनेज है, ये शब्द थर्ड वेव जो है कहाँ से आया, इसको ऐसा माना जाता है कि अनीता हिल नाम की एक वुमन थी, कलर्ड वुमन, शी अक्यूज्ड एन अफ्रीकन अमेरिकन जज ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो उन्होंने, उनके साथ कुछ हुआ तो उन्होंने कहा कि इन्होंने किया है। थॉमस करके एक अफ्रीकन अमेरिकन जज थे, उन्होंने इनको डिनाई किया कि दिस इज़ कॉल्ड हाईटेक लिंचिंग। जो जज थे उन्होंने डिनाई किया बिकॉज ही वॉज अ प्रिविलेज क्लास वाइट मैन, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और सीनेट जो थी, उन्होंने थॉमस के फेवर में वोट किया, ही वॉज अक्विटेड, ऑब्वियसली उनके ऊपर ऐसे कोई एक्शन नहीं लिया गया, एंड ऑल्सो ही बिकेम अ सुप्रीम कोर्ट जज। तो रिबेका वॉकर करके एक जर्नलिस्ट थी, उन्होंने इस बात पर एक आर्टिकल लिखा, और उन्होंने आर्टिकल का नाम लिखा बिकमिंग द थर्ड वेव। अब ये बिकमिंग द थर्ड वेव क्यों हम कह रहे हैं इंटरसेक्शनल है, क्योंकि यहाँ ब्लैक वुमन की एक बात हो रही है, शी वॉज इन क्वेश्चन, एंड दिस रिबेका वॉकर रोट अबाउट इट, कि आपने मतलब एक महिला क्योंकि वो ब्लैक है और एक वाइट जज क्योंकि वो प्रिविलेज्ड है, उसकी कंप्लेन को जो है एंटरटेन, एक्नॉलेज नहीं किया। तो दैट्स वाई शी बिकेम द थर्ड वेव, एंड दैट्स वाई दिस वेव इज मोर अबाउट इंटरसेक्शनैलिटी। उसमें ये मेन बात ये थी कि रेशियल इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं ना, कि दोनों रेसेस इक्वल होनी चाहिए, ब्लैक्स एंड वाइट्स, उसमें भी हम विमेन को इनविजिबलाइज कर देते हैं, औरतों को हम इग्नोर करते हैं वहाँ पे। मेल एंड फीमेल में भी, मतलब विमेन आर ऑलवेज इन द सेकेंड लोएस्ट रंग। इवन वी टॉक अबाउट इक्वालिटी ऑफ वाइट्स एंड ब्लैक्स, विमेन की बात नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ था, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की बात की, बट वो विमेन तक एक्सटेंड नहीं हुआ। सेम हैपन्स हियर, विमेन जो है वो इनविजिबलाइज हो जाती हैं, उनको जैसे है ही नहीं, हम उनको देख ही नहीं रहे, ऐसा थर्ड वेव में माना गया। थर्ड वेव बिकेम मोर ग्रास रूट, ये ज़्यादा नीचे के तबके से जुड़ी, इंक्लूसिव रही और इंटरसेक्शनल थी, जैसा हमने बात की। पर्सनल नैरेटिव्स लोगों के सामने आए, स्टोरी सामने आई, उससे ज़्यादा हेल्प मिली। सेक्सुअल लिबरेशन की बात हुई। एक किताब है नाओमी वुल्फ की, द ब्यूटी मिथ। नाओमी वुल्फ बहुत फेमस राइटर हैं थर्ड वेव की, शी हैज़ रिटन मैनी बुक्स। प्रोमिस्क्विटी इनकी किताब है, वजाइना एक किताब है, बहुत रेडिकल व्यूज़ हैं बट वेरी इंटरेस्टिंग किताब बुक्स। ब्यूटी मिथ में उन्होंने लिखा है कि जो हमारी ब्यूटी के स्टैंडर्ड बनाए गए ना महिलाओं के लिए, वो हमारे अगेंस्ट काम करते हैं, कि गोरा होना चाहिए या लंबा होना चाहिए या पतला होना चाहिए। मॉडल्स हैं, जैसे पहले मॉडल्स होती थी, आजकल तो काफ़ी इंक्लूसिविटी आ गई है। पहले मॉडल्स की एक पर्टिकुलर डायमेंशन नहीं होती थी जिसमें उनको फिट होना पड़ता था, इतनी लंबी, इतनी पतली, उनकी वेस्ट जो है वो 26 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो भूखे मर जाएंगी, खाएंगी नहीं, स्टार्व करेंगी टू फिट इन टू दैट मोल्ड। So she wrote in this book that this is a myth. This beauty myth has been developed for us, which works against us. ये हमारे ही खिलाफ काम करती है, इसको